इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ बहावलपुर सेमेस्टर 1 LLB 4 इयर्स के इजी नोट्स सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी व्हाट्सएप से बाय करें। वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के शॉर्ट्स देखेंगे कि किस तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल साइंस वाला, इसके अब हम शॉर्ट्स पढ़ने लगे हैं। अगर आप इसके लॉन्ग वाले चैप्टर वाइज टॉपिक्स सीखना चाहते हैं तो उसका वीडियो लिंक यहाँ टॉप पे आपको एक लिंक दिख रहा है, उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको पॉलिटिकल साइंस के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसकी मदद से आप लोग बहुत आसानी से पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस एक दिन में भी सीख सकते हैं। अब इसके अंदर आपको शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आएगा, व्हाट इज़ द लिटरल ओरिजिन ऑफ द वर्ड पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स के लफ्ज़ का इजाद कैसे हुआ, ये कहाँ से निकला। आपने बताना है कि ये जो लफ्ज़ पॉलिटिक्स है ये ग्रीक ज़बान से इजाद हुआ। ग्रीक लोग पॉलिटिक्स को पहले कहते थे पॉलिस। पॉलिस का मतलब होता था इंग्लिश ज़बान में सिटी स्टेट। दूसरा सवाल देख लेते हैं, हाउ डिड प्रोफेसर गार्नर डिफाइन द फोकस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। यहाँ पे आपने प्रोफेसर गार्नर की डेफिनेशन बतानी है कि उन्होंने पॉलिटिकल साइंस के बारे में क्या बात बोली। Professor Garner said that the state is the central focus of the political science. Professor Garner कहते थे कि जो state है वो मेन फोकस होता है पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में, यानी कि पॉलिटिकल साइंस ज़्यादा अपना फोकस स्टेट के ऊपर रखता है। ये बात हमें प्रोफेसर गार्नर समझा रहे थे अपनी डेफिनेशन में। Who is known as the father of political science and why? किस इंसान को हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं? वो है अरिस्टोटल। ये सिर्फ किताबों में नहीं लिखा हुआ, बल्कि आप अगर नेट पे भी लिखेंगे ना कि हु इज़ द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, तब भी आपको नेट से अरिस्टोटल का नेम मिल जाएगा। ठीक है, इनको इसलिए फादर कहा जाता था क्योंकि ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस को एक सब्जेक्ट की तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया। यानी कि इनसे पहले पॉलिटिकल साइंस एक किताब में पढ़ाई नहीं जाती थी, इन्होंने पॉलिटिकल साइंस को प्रॉपरली एक किताब की शक्ल में इजाद किया, राइट। तो इसीलिए इनको हम फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहते हैं, क्योंकि ही वाज द फर्स्ट टू स्टडी द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन अ सिस्टमैटिक वे। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का मतलब ये है कि तमाम डिपार्टमेंट जो गवर्नमेंट के मौजूद हैं, जैसे कि कोर्ट्स हो गई, अपना लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, पार्लियामेंट वगैरह हो गई, जितने भी इदारे हैं इन सब को इन्होंने बारीकी से पढ़ के हम तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई, जिसकी मदद से पॉलिटिकल साइंस की किताब बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 4। What is the difference between the normative and the empirical nature of the political science? Normative political science studies ideals like justice and the equalities, while the empirical political science studies the facts and real political behavior. अब हम इन दोनों का फ़र्क समझ लेते हैं। नॉर्मेटिव का मतलब ये है कि हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, गवर्नमेंट के इदारों से लोगों को इंसाफ मिले, हर किसी को बराबरी मिले। ये होता है नॉर्मेटिव, यानी कि एक ऐसी सोच जो इंसान चाहता है कि गवर्नमेंट ऐसी हो। फिर आता है एम्पेरिकल पॉलिटिकल साइंस। एम्पेरिकल का मतलब ये है कि पॉलिटिकल साइंस ना जो हकीकत में है उसको डील करता है। एम्पेरियल यानी कि फैक्ट्स के ऊपर ये बना हुआ है, रियल लाइफ की पॉलिटिकल के ऊपर ये बना है। फैक्ट्स को कहते हैं उर्दू में हकीकत। यानी कि ये जो दूसरा वाली ऑप्शन है ना एम्पेरिकल पॉलिटिकल साइंस, ये अभी जो गवर्नमेंट मौजूद है हमारी, ये उसके ऊपर डिस्कस करता है कि अभी की जो गवर्नमेंट है वो कैसी है, लोगों का बिहेवियर कैसा है अभी की गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट के इदारों वाले लोगों का बिहेवियर कैसा है। ये होता है एम्पेरिकल पॉलिटिकल साइंस में। फिर आता है, व्हाट डिड डेविड एस्टन मीन बाय पॉलिटिक्स। डेविड एस्टन डिफाइंड पॉलिटिक्स एज authoritative allocation of values in society. डेविड एस्टन ने एक स्टेटमेंट दी थी पॉलिटिक्स से रिलेटेड कि पॉलिटिक्स बेसिकली एक अथॉरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यूज़ इन सोसाइटी है। यहाँ पे अथॉरिटेटिव का मतलब है जितने भी इदारे हैं। फिर आगे आता है एलोकेशन, कि जो गवर्नमेंट के इदारे हैं वो किस तरह से सोसाइटी को फ़ायदा पहुँचाते हैं, ये लाइन का मतलब बनता है। फिर आगे आता है हमारे पास, नेम 3 ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। आपने ना 3 का नाम देना, तो यहाँ पे हमारे पास पहले नंबर पे आती है फिलोसफिकल अप्रोच, दूसरे नंबर पे आती है हिस्टोरिकल अप्रोच, तीसरे नंबर पे आती है लीगल अप्रोच। 7th पे हमारे पास क्वेश्चन आता है, हाउ डू मॉडर्न अप्रोचेस टू पॉलिटिक्स डिफर फ्रॉम द ट्रेडिशनल वंस।
Traditional approaches focus on values and institutions, while modern approaches focus on facts, data, and the human political behavior. Basically यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है. आपसे वो पूछ रहे हैं कि आजकल का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो ट्रेडिशन से कैसे मुख्तलिफ है. ट्रेडिशन को कहते हैं पुरानी रवायात, और आजकल का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पुरानी रवायात यानी कि ट्रेडिशन से कैसे डिफरेंट है. तो हमने ये बताना है कि जो ट्रेडिशन है वो इंसान के रवैयों पे, इंसान की जो पुराने ज़माने में जो उन्होंने पूरा एक गांव देहात का सिस्टम इस्टेब्लिश किया हुआ था. जैसे होता है ना गांव देहातों में कि एक चौधरी होता है जो सारे इलाके के मसलों को हल कर रहा होता है और वहाँ के ख़ास रवैया है, लोगों का रहन सहन है. तो ये हो गया ट्रेडिशन. और वो भी पॉलिटिकल निज़ाम होता था, लेकिन ज़ाहिर है वो एक, समझ लें, वो एक ऐसा निज़ाम था जिसमें प्रॉपर्ली गवर्नमेंट के इदारे नहीं थे. लेकिन अगर हम आजकल के इदारों को देखें तो आजकल के इदारे जो हैं वो फैक्ट्स की बुनियाद पे चल रहे हैं. फैक्ट्स मीन्स हकीकत, और सारा डाटा लिया जाता है, उसके मुताबिक गवर्नमेंट वर्क करती है और इंसानों के बिहेवियर के अकॉर्डिंग वर्क करती है. लेकिन अगर हम ट्रेडिशन की बात करें तो उस वक्त क्या होता था कि जितना भी पॉलिटिकल निज़ाम उस वक्त चल रहा था गांव देहात में, तो वहाँ पे प्रॉपर डिपार्टमेंट्स नहीं बने हुए थे. हर चीज़ एक कस्टम के अकॉर्डिंग, एक इंस्टीट्यूट जो वहाँ बने हुए थे, छोटे मोटे इदारे जहाँ पे लोग काम करते थे, बस उस तरह से चल रहा था. एक प्रॉपर सेटअप नहीं था मॉडर्न वाला. लेकिन अगर हम आजकल के पॉलिटिकल सिस्टम को देखें तो लोग हकीकत और डाटे को देख के ही वर्क करते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपको, व्हाट डज द बिहेवियरल अप्रोच स्टडी? It does the political behavior and actions of the people scientifically. Basically behavioral approach का मतलब ये है कि ये स्टडी करता है इंसानों के पॉलिटिकल रवैये को और इंसानों के एक्शंस को साइंटिफिक अंदाज में. इस पूरी लाइन का मतलब ये है कि बिहेवियरल अप्रोच का मतलब ये है कि जो आम इंसान है वो पॉलिटिक्स के साथ कैसे बिहेव करते हैं, और जो लोग गवर्नमेंट के इदारों में चुने जाते हैं, जो वोट लेके आते हैं, उनका बिहेवियर कैसे होता है. तो बहुत बारीकी से जब किसी चीज़ को स्टडी किया जाए तो हम कहते हैं कि साइंटिफिक अंदाज में स्टडी किया जा रहा है. फिर नेक्स्ट चीज़ आती है, वाई इज़ द पॉलिटिकल साइंस इंपॉर्टेंट फॉर लॉ स्टूडेंट. हम लॉ स्टूडेंट्स के लिए ये सब्जेक्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि इट हेल्प्स लॉ स्टूडेंट अंडरस्टैंड द स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेनिटी एंड द लॉ मेकिंग प्रोसीजर. इसकी मदद से जो लॉ स्टूडेंट है उनको स्टेट के निज़ाम का पता चलता है कि स्टेट यानी कि पूरे मुल्क की गवर्नमेंट चलती कैसे है. उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है. और कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनता है, ये वर्क कैसे करता है, ये भी हमें इससे से पता चलता है. उसके अलावा सॉवरेनिटी का भी इससे पता चलता है. सॉवरेनिटी के कई दफ़ा चैप्टर्स आए होते हैं इसके अंदर कि डिस्कशंस होती है. इसका मतलब ये सॉवरेनिटी का कि एक ही डिपार्टमेंट के पास सारी पावर्स हैं मुल्क को कंट्रोल करने के लिए, या फिर एक ही डिपार्टमेंट के पास सारी पावर्स है लॉ बनाने की. इस तरह से कोई ना कोई इदारे होते हैं जिनके पास सॉवरेन पावर्स होती हैं, ठीक है. तो ये चीज़ भी हमें पॉलिटिकल साइंस का ही सब्जेक्ट सिखाता है. उसके अलावा लॉ मेकिंग प्रोसीजर भी हमें सीखने को इससे मिलता है. नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है क्वेश्चन, वो है व्हाट इज़ द कंपैरेटिव मेथड इन द पॉलिटिकल साइंस. It compares the political system of the different countries to find similarity and differences. Comparative method का अगर सवाल आ गया है तो आपने ये लिखना है कि comparative method एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम को दूसरे मुल्कों के पॉलिटिकल सिस्टम के साथ कंपेयर करता है. यानी कि कंपैरेटिव सिस्टम हमें ये सिखाता है कि हमारे मुल्क का पॉलिटिकल सिस्टम बाकियों के मुल्कों के साथ डिफरेंट क्यों है, कौन सी चीज़ें हमारी और दूसरे मुल्कों की सेम हैं. तो ये चीज़ हमें सीखने को इससे मिलती है कंपैरेटिव मेथड से. फिर आता है हमारे पास डिफाइन पॉलिटिकल साइंस इन योर ओन वर्ड्स. अपने लफ्ज़ों में अगर आपको पॉलिटिकल साइंस लिखना पड़े तो आप बताएंगे कि पॉलिटिकल साइंस ये चीज़ स्टडी करता है कि स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है, पॉलिटिक्स क्या है, इंसानों के राइट एंड ड्यूटीज़ कैसे एज अ सिटीज़न हम पे लगाए जाते हैं. ये सारा चीज़ें हमें पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट सिखाता है. व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ पॉलिटिकल साइंस. पॉलिटिकल साइंस सबसे ज़्यादा अपनी पूरी किताब में किस चीज़ पे अपना सारा फोकस रखता है, तो आपने बताना है कि पॉलिटिकल साइंस इस चीज़ पे फोकस रखता है कि स्टेट क्या है, गवर्नमेंट क्या है. देखें ना, पूरी की पूरी अगर पॉलिटिकल साइंस की किताब अगर आप पढ़ते हैं तो आपने एक ही चीज़ नोट की होगी कि पूरी किताब में गवर्नमेंट के बारे में सिखाया जा रहा है और स्टेट के बारे में सिखाया जा रहा है, ठीक है. तो यही वही यहाँ पे सिखाई गई है कि पूरी मोटी सी किताब भी अगर आप पकड़ते हो ना, अपने पास रखते हो, तो आपको डिफरेंट चैप्टर्स तो सीखने को मिलेंगे. लेकिन एंड पे जब आप गौर करो ना तो पूरी की पूरी किताब सिर्फ गवर्नमेंट और स्टेट ही सिखा रही होगी. तो यही बात यहाँ बताई गई है. नेक्स्ट चीज़ आती है, हु इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड वाई. यहाँ पे ऑफ कोर्स दोबारा से सेम क्वेश्चन है, इसमें दोबारा से आप
एरिस्टोटल का जिक्र कर दें, ठीक है। एरिस्टोटल इज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस बिकॉज ही स्टडी द पॉलिटिक्स साइंटिफिकली एंड रोड मैनी बुक्स अबाउट गवर्नमेंट एंड द स्टेट, कि इनको फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस कहा जाता था क्योंकि इन्होंने ही पॉलिटिकल साइंस को पहली दफ़ा जो है इसके तमाम इंस्टीट्यूट्स और इदारों को स्टडी करना स्टार्ट किया और दुनिया भर में मशहूर किया पॉलिटिक्स जैसे सब्जेक्ट को, और बहुत सी किताबें लिख के मशहूर किया। फिर नेक्स्ट हेडिंग आपने देनी है, राइट एनी टू डेफिनेशन ऑफ द पॉलिटिकल साइंस गिवन बाय स्कॉलर्स। आपको किसी भी दो बंदों की डेफिनेशंस अगर याद है ना तो उसको लिखना है। जब बहुत से स्टूडेंट मुझसे अक्सर कहते हैं कि मैम क्या हम डेफिनेशन एज इट इज़ उन्हीं की लफ्ज़ों में लिखें जिस वर्ड्स में उन्होंने उन बंदों ने खुद लिखी हैं, या हम उनकी डेफिनेशन को थोड़ा बहुत अपने लफ्ज़ों में चेंज कर सकते हैं। तो आप क्यों नहीं चेंज कर सकते? देखें, अब एक बंदा है ना गार्नर, दूसरा है पॉल जेनेट, इन दोनों की मैंने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी बहुत चेंजेस कर दी थी अपने लिए आसानी करने के लिए। तो आप लोग भी इस तरह से चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गार्नर का नाम लिख दिया, फिर आगे लिखा है पॉलिटिकल साइंस बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, कि जो पॉलिटिकल साइंस है वो स्टार्ट ही स्टेट से होता है और ख़त्म भी स्टेट पे होता है। ये चीज़ हमें गार्नर बता रहे हैं। वैसे ही पॉल जेनेट कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ फाउंडेशन ऑफ द स्टेट्स एंड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, और जेनेट कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस स्टेट की फाउंडेशन है और गवर्नमेंट को भी बहुत बारीकी से ये स्टडी करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस का क्या नेचर है? इसमें लिखना ये है, पॉलिटिकल साइंस इज़ द सोशल साइंस। पॉलिटिकल साइंस को हम नॉर्मल साइंस की बजाय सोशल साइंस इसलिए कहेंगे क्योंकि ये इंसानों के पॉलिटिकल रवैयों को स्टडी करता है, और ये स्टडी करता है कि स्टेट्स कैसे चलती हैं, गवर्नमेंट कैसे चलती हैं, और पॉलिटिकल इदारे इंस्टीट्यूट्स कैसे चलते हैं। नेक्स्ट चीज़ है, political science is normative because it studies the ideals like justice and equality। ये वही चीज़ है जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि नॉर्मेटिव क्या होता है और इम्पेरियल क्या होता है। नॉर्मेटिव में ये बताना है कि ये वो कॉन्सेप्ट है जो लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें इंसाफ दे, बराबरी दे, यानी कि एक ऐसी आइडियल गवर्नमेंट जो इंसान चाहते हैं वो होगा नॉर्मेटिव में। और एम्पेरिकल में आपने ये लिखना है कि ये रियल लाइफ पॉलिटिकल सिस्टम और हकीकत को डील करता है, यानी कि अभी की जो गवर्नमेंट है जो चल रही है और जो पॉलिटिकल निज़ाम है ये उस चीज़ को स्टडी करता है, एम्पेरियल। फिर आता है मेंशन एनी टू ब्रांचेस ऑफ द पॉलिटिकल साइंस। इसमें हमने दो ब्रांचेस का जिक्र करना है, एक है हमारे पास कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की, दूसरी है इंटरनेशनल रिलेशंस की। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स ऊपर भी पढ़ाया गया था जिसमें मैंने बताया था कि एक मुल्क के पॉलिटिकल निज़ाम को किसी और मुल्क के पॉलिटिकल निज़ाम के साथ कंपेयर करना और फ़र्क करना। इंटरनेशनल रिलेशन का मतलब है दूसरे मुल्कों के साथ अच्छे ताल्लुक़ रखना। फिर आता है डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ एरिस्टोटल टू द पॉलिटिकल साइंस। एरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता था, और इन्होंने ही गवर्नमेंट के निज़ाम को और स्टेट के निज़ाम को बहुत अच्छे से स्टडी किया और हम तक एक्सप्लेनेशन की किताबें लिखी, यानी कि इन्होंने ऐसी किताबें लिखी जिसमें इन्होंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया कि गवर्नमेंट और स्टेट चलती कैसे हैं। ही इंट्रोड्यूस द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इन्होंने ही पॉलिटिकल साइंस को साइंटिफिक अंदाज में स्टडी करने का तरीका हमें सिखाया। साइंटिफिक अंदाज का मतलब यह है कि बहुत बारीकी से इन्होंने हर चीज़ बताई कि पॉलिटिकल साइंस में ये डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं, तो इस तरह से इन्होंने हर चीज़ स्टडी करके बताई। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडीइंग पॉलिटिकल साइंस। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें ये लिखना है कि पॉलिटिकल साइंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हेल्प करता है इंसानों को कि गवर्नमेंट कैसे चलती है, इंसानों के राइट्स एंड ड्यूटीज़ कैसे लगाए जाते हैं उन पर, और अच्छा सिटीज़न कैसे बनना है इंसान को, और एक अच्छा लीडर कैसे बनना है इंसान को। ये सारा कुछ हमें पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट ही सिखाता है। What is the main approaches to the study of political science? इसमें philosophical approach, historical approach, comparative approach and system approach, ये सारे पॉइंट्स इसमें आ जाएंगे। ये सारे इसके अप्रोचेस हैं। फिर आता है हमारे पास चैप्टर 2 स्टेट्स। What is the definition of state according to the Salmond? सैलमंड ने जो डेफिनेशन दी थी स्टेट की वो अपने बतानी है। तो स्टेट के बारे में उन्होंने बताया, स्टेट इज़ अ सोसाइटी ऑफ पीपल फॉर्म टू मेंटेन ऑर्डर एंड जस्टिस विद इन द फिक्स्ड टेरिटरी। सैलमंड कहते हैं कि स्टेट बेसिकली वहाँ पे बनाई जाती है जहाँ पे सोसाइटी हो। इसका मतलब ये है कि उस सोसाइटी के अंदर इंसान रहते हों। अब जहाँ इंसान रह रहे हों, जिस फिक्स्ड इलाके में रह रहे हों, वहीं पे स्टेट बनाई जाती है। स्टेट का मतलब ये है कि उसी इलाके में एक गवर्नमेंट का निज़ाम बना दिया जाता है ताकि उस इलाके में ऑर्डर और जस्टिस को मेंटेन किया जा सके। तो ये चीज़ यहाँ पे सैलमंड बता रहे हैं। फिर आगे आता है
फ्रॉम विच लैटिन वर्ड द स्टेट ओरिजिनेट, कि किस लैटिन ज़बान से ये स्टेट का लफ्ज़ ईजाद हुआ है। हमने बताना है कि लैटिन ज़बान से लिया गया है और स्टेट को स्टेटस कहा जाता था। फिर आगे आता है व्हाट आर द 4 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट, स्टेट के कौन से 4 एसेंशियल एलिमेंट्स है, जिसमें आता है पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। अगर ये छोटा सा आंसर क्वेश्चन 1 नंबर को हुआ तो फिर इतनी लाइंस काफ़ी हैं, लेकिन अगर यही शॉर्ट आंसर 4 नंबर के हुए फिर आपने यहाँ पे ये करना है कि पॉपुलेशन को भी फिर पैराग्राफ में डिफाइन करना है, फिर टेरिटरी एंड गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल सॉवरेनिटी, कि इंटरनल में और एक्सटर्नल में क्या फ़र्क है। इंटरनल सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि कंट्री के अंदर ही, मुल्क के अंदर ही कंट्रोल करना अपने मुल्क को, जिसमें क्या होता है कि एक इदारा होता है वो कंट्री को चला रहा होता है। वाइल एक्सटर्नल सॉवरेनिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम फॉरेन कंट्रोल, एक्सटर्नल सॉवरेनिटी का मतलब है कि वो मुल्क है आज़ाद है बाकी मुल्कों के कंट्रोल से, इसको कहते हैं फॉरेन या एक्सटर्नल सॉवरेनिटी। फिर आता है हमारे पास वाई द गवर्नमेंट कंसिडर टेम्परेरी वाइल द स्टेट इज़ परमानेंट, कि गवर्नमेंट को हम टेम्परेरी क्यों कहते हैं और स्टेट को परमानेंट क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो तब्दील होती रहती है। यानी कि अगर आज मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी एग्जांपल अगर दें कि अगर आज पीटीआई की गवर्नमेंट जीत गई है और नून लीग की हार गई है तो पीटीआई की जो जीती हुई पॉलिटिकल पार्टी है वो गवर्नमेंट को चलाएगी। अब जब ये ख़त्म हो जाएगी 5 साल बाद इनका टाइम ख़त्म हो जाएगा, फिर जो दूसरी पार्टी अगर जीत गई तो वो गवर्नमेंट को चलाएगी। तो इस तरह से ये होता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी जीतती है वो गवर्नमेंट चलाती है, तो गवर्नमेंट बार बार तब्दील होती रहती है, तो ये टेम्परेरी है। लेकिन जो स्टेट है यानी कि जो मुल्क है वो परमानेंट है, मुल्क बदला नहीं जा सकता, मुल्क वैसा ही रहता है। लेकिन मुल्क के अंदर जो गवर्नमेंट होती है वो बार बार चेंज होती है, यानी कि गवर्नमेंट में इलेक्शंस के थ्रू नए लोग आ जाते हैं, पॉलिटिकल निज़ाम चेंज होता है, लेकिन स्टेट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसी तरह परमानेंटली रहता है। स्टेट बेसिकली मुल्क को कहा जाता है जिसमें गवर्नमेंट का निज़ाम हो। फिर आता है कैन अ स्टेट एग्जिस्ट विदाउट अ फिक्स टेरिटरी, आपसे सवाल पूछा गया है कि क्या एक स्टेट बगैर फिक्स टेरिटरी के बन सकती है। फिक्स टेरिटरी का मतलब ये है कि एक ख़ास इलाका जहाँ इंसान रहते हों, जहाँ पे गवर्नमेंट बनाई गई हो, फिर उस पूरे जगह को कहते हैं हम स्टेट, जिसमें ये सारा कुछ हो। तो यहाँ पे आपने जवाब देना है नो, अ फिक्स टेरिटरी इज़ नेसेसरी फॉर द स्टेट, कि एक स्टेट को बनने के लिए एक फ़िक्स टेरिटरी यानी कि एक फ़िक्स जगह का होना बड़ा ज़रूरी है। टेरिटरी हम जगह लोकेशन के लिए यूज़ करते हैं। फिर आता है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड द सोसाइटी रिगार्डिंग मेंबरशिप। मेंबरशिप इन अ स्टेट इज़ कंपल्सरी वाइल द मेंबरशिप इन सोसाइटी और ग्रुप इज़ वॉलंटरी, कि स्टेट के अंदर अगर आपको रहना है तो फिर आपको स्टेट का मेंबर बनना पड़ेगा। मेंबर बनने का मतलब ये है कि हम लोग सारे पाकिस्तानी हैं। हमें क्यों पाकिस्तानी कहा जाता है, क्योंकि हम इस स्टेट के अंदर रह रहे हैं, और अगर हम पाकिस्तानी हैं इसका मतलब है हमें स्टेट के साथ ही चलना पड़ेगा। लेकिन सोसाइटी के अगर आपको मेंबर बनना है या सोसाइटी के किसी ग्रुप का मेंबर बनना है तो ये हमारी अपनी मर्ज़ी है, हमारी चॉइस है। लेकिन स्टेट के साथ अगर चलना है तो हमारी मर्ज़ी नहीं होगी, हमें वहाँ पे स्टेट के अकॉर्डिंग ही फैसले लेने पड़ेंगे। अगर हमें उस मुल्क में रहना है वहाँ हमारी मर्ज़ी नहीं चलती, वहाँ पे स्टेट का मेंबर होना ज़रूरी है। जैसे कि हाउ डज जॉन लॉक व्यू ऑन स्टेट एंड गवर्नमेंट प्रोटेक्ट्स सिटीजन्स राइट। जॉन लॉक कह रहे हैं कि स्टेट एंड गवर्नमेंट जो है सिटीजन्स की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करते हैं। वो कैसे करते हैं, यहाँ पे हमने बात लिखनी है कि जॉन लॉक बिलीव्ड पीपल कैन चेंज अ बैड गवर्नमेंट विदाउट डिस्ट्रॉइंग द स्टेट। जॉन लॉक का मानना ये था और यकीन इस बात पे था कि इंसान अगर चाहे तो बुरी गवर्नमेंट को ख़त्म कर सकते हैं बगैर मुल्क को तबाह किए। ये बात हमें जॉन लॉक कह रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट ख़राब है तो अब ये नहीं कह सकते कि पूरा मुल्क ही ख़राब है। अगर गवर्नमेंट को हम हटा दें और अच्छी गवर्नमेंट ले आएँ तो मुल्क भी तरक्की कर सकता है। मुल्क का कसूर नहीं होता, अक्सर कसूर हमारी गवर्नमेंट का होता है, जिसकी वजह से लोग फिर मुल्क को भी बुरा कहते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आती है व्हाट इज़ एन एसोसिएशन। An association is voluntary group formed to achieve a common purpose. Association का मतलब ये है कि अपनी मर्ज़ी से किसी ग्रुप को या किसी सोसाइटी को ज्वाइन करना। अपनी मर्ज़ी से अगर ज्वाइन किया जा रहा है तो उसको कहते हैं वॉलंटरी। Why do association lack sovereignty compared to the state? Association cannot enforce laws or collect taxes like the state. Association का मतलब ये है कि जो ग्रुप में लोग होते हैं जो हमारी सोसाइटी में यानी कि हमारे स्टेट के अंदर जो मौजूद है ग्रुप के अंदर लोग बहुत सारे, वो आम लोगों से टैक्स वगैरह वसूल नहीं कर सकते। वो एक ग्रुप है जिसके साथ आप मेंबर बन सकते हो, लेकिन वो
मुल्क को नहीं चला सकती, टैक्सेस वगैरह नहीं ले सकती। लेकिन स्टेट की अगर हम बात करें तो स्टेट में आपको डिफरेंट गवर्नमेंट के इदारे मिलते हैं जो आम लोगों से भी टैक्स लेके गवर्नमेंट को चला रही होती है। तो इन दोनों में ये फ़र्क है। एसोसिएशन का मतलब होता है कि बहुत से ग्रुप के लोग या जो आम लोग हैं वो किसी ग्रुप को ज्वाइन करें, मतलब एसोसिएशन ग्रुप ही होता है। फिर हमारे पास आता है चैप्टर 3 जिसमें हम डेमोक्रेसी पढ़ेंगे। What do the Greek word demos and kratia means? अब यहाँ पे ये दोनों लफ्ज़ डेमोस एंड क्रेटिया ये ग्रीक ज़बान है, इन दोनों का मतलब बताना है। डेमोस का मतलब होता है इंसान, पीपल। क्रेटिया का मतलब होता है रूल्स। तो डेमोस एंड क्रेटिया को कंबाइन में हम कहेंगे पीपल के रूल, यानी कि इंसानों के रूल्स, इसको हम कहेंगे डेमोक्रेसी। टुगेदर दे मीन रूल बाय द पीपल, यानी कि इंसानों के लिए कुछ रूल्स बनाए जाएं, और यही रूल्स जो इंसानों के लिए बनाए जा रहे हैं, बना कौन रहा है? इंसान ही बना रहे हैं। यानी कि इंसानों के ज़रिए कुछ रूल्स बनाए जा रहे हैं जो इंसानों पे लगाए जाएं। ये सारा मीनिंग हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर आता है हाउ डिड अब्राहम लिंकन डिफाइन डेमोक्रेसी। अब्राहम लिंकन डिफाइंड डेमोक्रेसी एज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। अब्राहम लिंकन कहते थे कि डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि ऐसी गवर्नमेंट जो इंसानों के लिए बनाई गई हो और इंसानों के ज़रिए ही चलाई गई हो और इंसानों के लिए ही वो वर्क करती हो। व्हाट इज़ डायरेक्ट डेमोक्रेसी गिव अ मॉडर्न एग्जाम्पल। आपसे वो पूछ रहे हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होता है, कोई एग्जाम्पल देके बताएं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम वेयर सिटीजन्स डायरेक्टली मेक डिसीजन, यानी कि अगर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन करना है या कोई चीज़, कोई सड़क सपोज बनानी है कहीं पे, तो गवर्नमेंट आम लोगों से जो रह रहे हैं, आम सिटीज़न, उनसे पूछती है कि क्या हमें यहाँ पे सड़क बनानी चाहिए। तो आम सिटीजन्स क्या करते हैं, गवर्नमेंट की इस डिसीजन में खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं। वो पार्टिसिपेट कैसे करते हैं कि वो वोटिंग करते हैं। अगर ज़्यादा लोगों के वोट ने ये कह दिया कि हाँ आप सड़क बना दें, तो फिर गवर्नमेंट बना देगी। तो यहाँ पे कहना या ये चाह रही हूँ कि जो गवर्नमेंट है वो आम सिटीज़न से पूछती है कि हम ये एक्शन करेंगे ना करें। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल देने के लिए आप स्विट्ज़रलैंड के मुल्क की एग्जांपल दें, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ होती है बाकायदा कि आम पब्लिक ही डायरेक्टली गवर्नमेंट के तमाम डिसीजंस में खुद पार्टिसिपेट करती है। फिर आगे आता है व्हाट इज़ द इनडायरेक्ट एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव का फ़र्क बताना है। इट इज़ अ सिस्टम वेयर पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू मेक लॉ फॉर पीपल। रिप्रेजेंटेटिव को इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या है कि एक पर्सन जो है खड़ा होता है जो कहता है कि हम उनको वोट दें। जब हम उनको वोट देते हैं तो फिर ये पर्सन गवर्नमेंट के इदारों में बैठ के वर्क करता है और ये जितने भी लॉज बनाएगा हमारे लिए ही बनाएगा। यानी कि हम इस पर्सन को वोट दे के सिलेक्ट करेंगे और फिर ये जब गवर्नमेंट के इदारों में काम करेगा और हमारे लिए फिर लॉ बनाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ, रिप्रेजेंटेटिव हुआ, जो हमारे लॉस को गवर्नमेंट के इदारों में रिप्रेजेंट करे, बताए कि इस फ़लाँ इलाके में उनको ये चीज़ की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के इदारों में वर्क करते हैं। लेकिन ये सिस्टम इनडायरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि आम पब्लिक खुद डायरेक्टली गवर्नमेंट के डिसीजंस पे वोट नहीं करती, बल्कि एक पर्सन को वोट देके बिठाती है और वही पर्सन फिर उन सारे लोगों के बिहाफ पे गवर्नमेंट में जाके सारे फैसले लेता है। फिर आगे आता है नेम 3 कोर करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेमोक्रेसी सिस्टम। डेमोक्रेसी सिस्टम में आपने 3 ज़रूरी बातें बतानी है। सबसे पहले तो यहाँ पे इलेक्शंस फ्रीली होते हैं, हर पर्सन को आज़ादी इलेक्शंस की, इंसानों की तरह से राइट प्रोटेक्टेड रहते हैं और मेजॉरिटी रूल अप्लाई होता है। मेजॉरिटी रूल का मतलब ये है कि जिस पर्सन के सबसे ज़्यादा वोट आए हैं उसको जिता दिया जाता है, जैसे कि नॉर्मल चीज़ है कि जिसके ज़्यादा वोट आएंगे वो जीतेगा। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है व्हाट इज़ शुरा इन द इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। शुरा क्या होता है? शुरा का मतलब होता है मशवरा लेना। इंग्लिश में मशवरे लेने को कहते हैं कंसल्टेशन। तो बेसिकली हमारे मुल्क में जो लीडर्स होते हैं उनको चाहिए कि वो कोई भी अगर एक्शन लें, मुल्क के लिए कोई भी अगर चीज़ करने लगें तो सबसे पहले मशवरा लें। और इंसानों को भी चाहिए कि वो गवर्नमेंट के लीडर्स को पब्लिक मैटर्स में डिफरेंट तरह के मशवरे दिया करें। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में भी इस तरह होता है कि अगर गवर्नमेंट कोई चीज़ गलत कर रही है तो आम पब्लिक गवर्नमेंट को बताती है कि आपने ये चीज़ सही नहीं की, ये इस तरह से भी हो सकती थी। यानी कि आम इंसान गवर्नमेंट को बता सकती है कि आपने ये चीज़ सही नहीं की, ये फ़लाँ तरह से भी हो सकती थी। तो गवर्नमेंट को मशवरे भी हम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये शुरा का कॉन्सेप्ट फिर आता है व्हाट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द लीगल बेसिस ऑफ वेस्टर्न एंड द इस्लामिक डेमोक्रेसी। हमें यहाँ पे वेस्टर्न एंड इस्लामिक डेमोक्रेसी का थोड़ा कंपैरिजन बताना है। यहाँ पे लिखना है वेस्टर्न डेमोक्रेसी इज़ सेक्युलर व्हाइल द इस्लामिक डेमोक्रेसी फॉलोज शरिया लॉ। यहाँ पे ये कह रहे हैं सेक्युलर का मतलब ये है कि जो वेस्टर्न लोग हैं
वहाँ पे जो डेमोक्रेसी सिस्टम है और जो उनका इलाका है वहाँ पे उनका रिलीजन को फॉलो नहीं किया जाता, बल्कि वो कहते हैं कि कोई भी रिलीजन हो हम बस चुप करके डेमोक्रेसी सिस्टम को लेके चलेंगे। बट अगर हम बात करें इस्लामिक डेमोक्रेसी की, यानी कि जैसे कि पाकिस्तान है और पाकिस्तानी जितने भी मतलब मुसलमान वाले जितने भी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि सऊदी अरेबिया इस्लामिक कंट्री है, हमारे पास ईरान है, तो इस तरह की जितने कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मुसलमान रह रहे हैं, ये सारे ज़ाहिर इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीते हैं, शरिया के मुताबिक। शरिया कहते हैं जो भी असूल ज़िंदगी के बारे में कुरान में लिखा है, सुन्ना में लिखा है, ये सारा शरिया कहा जाता है, ठीक है। तो जो भी शरिया में लिखा गया है उसी के अकॉर्डिंग लोग वहाँ ज़िंदगी जीते हैं इस्लामिक मुल्कों में, जैसे कि पाकिस्तान में भी। तो जिन मुल्कों में इस्लामिक डेमोक्रेसी होती है वो सारे क्या करते हैं, इस्लामिक लॉ यानी कि शरिया लॉ को फॉलो करते हैं। शरिया लॉ को फॉलो करने का मतलब है कि कुरान और सुन्ना के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जीते हैं और उसी के मुताबिक अपने डेमोक्रेसी सिस्टम पे चलते हैं। 28 पे आता है हमारे पास क्वेश्चन, मेंशन टू मेजर एडवांटेजेस ऑफ द डेमोक्रेसी। हमें क्या फ़ायदे मिलते हैं डेमोक्रेसी से, तो हमने बताना है। इट गिव्स पॉलिटिकल एजुकेशन एंड अलाउज पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स। जिन लोगों के यानी कि जिन मुल्कों में आपको डेमोक्रेसी सिस्टम मिलेगा उन्हीं मुल्कों में आपको पॉलिटिकल एजुकेशन मिलेगी, यानी कि जो आम इंसान है ना, जैसे कि मैं और आप, हम सबको ना पॉलिटिक्स से रिलेटेड अच्छी तालीम मिलेगी, ठीक है, जब हम लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करेंगे। कैसे हमें तालीम मिलेगी, इसमें यह होता ना कि जब सारे लोग सारे इंसान मिल के जब वोट करते हैं तो आम इंसानों को भी वोटिंग के बारे में समझ होता है कि अच्छा इस पर्सन को हमने वोट देना है, वोटिंग के बाद क्या होता है, ये तभी पता चलता है जब उन पर्सन को आप डेमोक्रेसी सिस्टम दोगे, वो लोग आके वोट कर सकेंगे, ठीक है, तभी उनके पास पॉलिटिकल नॉलेज आएगा, एजुकेशन आएगी इंसान के पास। दूसरी चीज़ें ये है अलाउज पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर, कि पीसफुली एक बंदे को पावर्स ट्रांसफ़र की जाती हैं। पावर्स ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि जिस बंदे को आप चुनते हो, वोट दे के बिठाते हो गवर्नमेंट के इदारे में, उसको पावर्स ज़बरदस्ती नहीं वो लेता, वो वोट लेके फिर वो उस कुर्सी पे बैठता है। तो इसीलिए इसको कहते हैं पीसफुली, सुकून के साथ उस बंदे को पावर्स ट्रांसफ़र हो रही हैं जिसने वोट्स में सबसे ज़्यादा जो है वोटिंग नंबर लिए, यानी कि जिसने सबसे ज़्यादा वोट्स लिए ना उसी को ही पीसफुल तरीके से मुल्क चलाने की पावर्स मिल जाएंगी। फिर आता है मेंशन टू मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। डिसएडवांटेजेस का मतलब है नेगेटिव चीज़ें हमें क्या देखने को मिलती है डेमोक्रेसी में, आपने बताना है। इट कैन बी स्लो एंड मे इग्नोर माइनॉरिटीज़। आप लोगों स्टूडेंट, सॉरी मैं थोड़ा स्लो इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि मेरे जॉज में बहुत पेन होता है जब मुझे कंसिस्टेंटली लगातार वीडियोस बनानी पड़ती हैं और मुझे ब्रेक नहीं मिलता, मैं आराम नहीं कर सकती क्योंकि लगातार ही बनानी पड़ती हैं, इसलिए मैं स्लो बोल रही हूँ। अगर आप लोग जल्दी जल्दी वीडियोस सीखना चाहते हैं तो मेरी इसी वीडियो यूट्यूब के अंदर स्पीड तेज़ करने की ऑप्शन है, तो आप फास्ट स्पीड करके भी सुन सकते हैं, बट मैं तो स्लो ही बोलूँगी क्योंकि मुझसे तेज़ नहीं बोला जा रहा, क्योंकि मुझे हेड में भी पेन होती है रोज़, जॉज में भी लगातार वीडियोस बनाते हुए जब मैं स्क्रीन देखती हूँ ना उससे ज़्यादा आंखें जलती हैं, बट सर में भी दर्द जाता है, बोलने से भी सर में दर्द होता है, तो वही रीज़न है कि मैं स्लो बोल रही हूँ, ठीक है। इसलिए जो स्टूडेंट कहते हैं ना कि मैम आप स्लो बोल रही हैं, कुछ कहते हैं मैम आप तेज़ बोल रही हैं, देखिए मैं तो उसी तरह से बोल रही हूँ जितनी मेरे में हिम्मत होती है, तो तेज़ बोली नहीं होगी, हिम्मत कम बोल लूँगी। आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप वीडियो को तेज़ और आहिस्ता कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये बताना है आपने कि डेमोक्रेसी में नेगेटिव चीज़ ये होती है कि चीज़ें बड़ी स्लो होती हैं, ठीक है। स्लो कैसे होती हैं कि जिन मुल्कों में इंसानों के ज़रिए आप वोटिंग के थ्रू चीज़ें जब पूछते हो ना कि इंसानों को कहते हो कि गवर्नमेंट के मामलात में इंसान वोट दें, तो फिर वही गवर्नमेंट का जो डिसीजन है उसको लेने में बड़ा टाइम लग जाता है, क्योंकि आपने आम इंसानों को ये इजाज़त दे दी है कि वो पहले वोट देंगे फिर जाके फ़ैसला लिया जाएगा। लेकिन अगर डेमोक्रेसी सिस्टम नहीं होता, एक ही बंदे के पास सारी पावर होती डिसीजन लेने की, सारा करने की, तो ज़ाहिर डिसीजन जल्दी ले लिए जाते। इग्नोर्स माइनॉरिटी राइट्स। माइनॉरिटीज़ को भी बहुत दफ़ा ना इग्नोर भी किया जाता है। माइनॉरिटीज़ कौन लोग होते हैं? जैसे कि हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा तादाद में इस वक्त मुसलमान हैं, हिंदूज़ भी मौजूद हैं हमारे साथ लेकिन उनकी तादाद कम है, क्रिश्चियंस भी मौजूद है, तादाद कम है, तो जो कम तादाद के लोग हैं उनको माइनॉरिटीज़ कहते हैं। कभी कभी इनके राइट्स के ऊपर बात ही नहीं करती गवर्नमेंट, सिर्फ मुसलमानों पे बात कर रही होती, तो इस वजह से इनको भी फील होता है कि इनको इग्नोर किया जा रहा है। तो ये भी कभी कभी एक चीज़ आ जाती है देखने को कि ये नेगेटिव चीज़ भी हमें देखने को मिलती है। फिर आगे आता है वाई इज़ टॉलरेंस अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी। एक सवाल का मतलब ये है इसका
कि सब्र करना डेमोक्रेसी सिस्टम में क्यों इतना ज़रूरी है। आप सब जानते हैं कि देखें, अगर सब्र नहीं होगा तो डेमोक्रेसी सिस्टम चल नहीं सकता, ठीक है। तो यही बात है कि डेमोक्रेसी सिस्टम रिक्वायर्स रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट ओपिनियंस एंड पॉलिटिकल व्यूज़। कि डेमोक्रेसी सिस्टम को अगर आपने कामयाब बनाना है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले तो सब्र रखना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए हमारे में, क्योंकि ज़ाहिर है दूसरे लोगों के ओपिनियंस की भी उतनी ही रिस्पेक्ट हमने करनी है। जैसे कि होता ही है ना कि आप एक बंदे को देखते हो, वो एक मशवरा आपको दे रहा है और हम चिढ़ जाते हैं उसके मशवरे से, तो हम क्या करें, हमें डेमोक्रेसी वाली टॉलरेंस ही नहीं है, हमें बर्दाश्त ही नहीं है अगले की ओपिनियन सुनने की, तो ये गलत है। तो यही चीज़ यहाँ पे सिखाई जा रही है कि अगर आपने डेमोक्रेसी सिस्टम चलाना है ना गवर्नमेंट में, तो अगला बंदा अपने मशवरे भी दे सकता है, तो उसके मशवरों पे नाराज़ नहीं होना, उसके मशवरों पे रिएक्ट नहीं करना। ज़ाहिर है हर इंसान डिफरेंट मशवरे देता है डेमोक्रेसी सिस्टम में। वोटिंग में भी डिफरेंट बंदे अपने ओपिनियंस के अकॉर्डिंग वोट दे रहे होते हैं, मशवरों के अकॉर्डिंग वोट दे रहे होते हैं। तो यही बात बताई गई कि डेमोक्रेसी सिस्टम में टॉलरेंस होना, सब्र होना बहुत ज़रूरी है। टॉलरेंस को उर्दू में सब्र कहते हैं। सब्र होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हर बंदा अपनी तरह के मशवरे देता है, अपनी तरह से अपना व्यू शेयर करता है, तो बर्दाश्त होनी चाहिए, तभी डेमोक्रेसी सिस्टम ऐसे मुल्कों में चलती है, कामयाब होती है। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट हो गया चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिक्टेटरशिप। A dictatorship is a system where one person or a group holds absolute powers. Dictatorship एक ऐसा निज़ाम है एक मुल्क का जहाँ पे एक ही बंदे के पास सारी ताकत होती है, ठीक है। आम तौर पे डेमोक्रेसी सिस्टम में ये होता है ना कि उसमें हर इदारे के पास अपनी अपनी ताकतें हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिक्टेटरशिप वाले मुल्कों की बात करें, वहाँ पे एक ही बंदा है या एक ही इदारा है जिसके पास सारी ताकत होती है, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि वन पर्सन या फिर ग्रुप के कुछ लोग हैं जिनके पास एब्सोल्यूट पावर हो। एब्सोल्यूट को कहते हैं मुकम्मल, फुल पावर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया इस पे, व्हाट इज़ द टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप। इट इज़ अ स्ट्रिक्ट डिक्टेटरशिप वेयर द गवर्नमेंट कंट्रोल्स ऑल पार्ट ऑफ द पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ। टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप बेसिकली एक ऐसी तरह की डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती लगाई जाती है आम इंसानों पे, कि आम इंसानों की जो राइट्स हैं, चाहे वो पब्लिक हों या प्राइवेट ज़िंदगी हो इंसानों की, हर चीज़ में इंसानों की ज़िंदगी पे कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। हाउ डज़ मिलिट्री डिक्टेटरशिप यूजली टेक्स पावर्स, कि किस तरह से आर्मी वाले लोग, अब देखें ना यहाँ पे डिक्टेटरशिप के साथ एक लफ्ज़ लगा हुआ है मिलिट्री। मिलिट्री हम आर्मी के लोगों के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने बताना है कि आर्मी के जो लोग हैं वो किस तरह से डिक्टेटरशिप का रोल अदा करते हैं। आपने बताना है इट यूजली कम्स टू पावर थ्रू मिलिट्री कूप, कि जो आर्मी वाले जो हेड है ना, वो अपने फ़ौजियों के ज़रिए मुल्क पे कब्ज़ा करा लेते हैं। तो जो फ़ौजी है ना, जो उनके साथ वर्क करते हैं हेड के साथ, जो चीफ़ है उसके अंडर जितने भी फ़ौजी हैं, सिपाही हैं, वो सारे होते हैं मिलिट्री कूप। उनकी मदद से ये बंदे आर्मी वाले कंट्रोल कर लेते हैं मुल्क पे, ठीक है। तो ये होता है मिलिट्री डिक्टेटरशिप। पाकिस्तान में भी 3-4 जो मार्शल लॉ लगे थे वो सारे आर्मी वालों ने लगाए थे, ठीक है। और ज़ाहिर है पाकिस्तान के उस वक्त हालात नहीं थे अच्छे और सारे लोग एक दूसरे की जान लेने के दुश्मन बन गए थे आम लोग, तो फिर आर्मी को वहाँ पे कब्ज़ा करना पड़ा ताकि मुल्क को बचाया जा सके। नेक्स्ट हेडिंग हमने इसमें देनी है, व्हाट इज़ दी पर्सोनलिस्ट डिक्टेटरशिप। देखें, पर्सोनलिस्ट का मतलब होता है किसी पर्सन की, यहाँ पे अब बात हो रही है किसी आम पर्सन की। अगर यहाँ मिलिट्री लिखा होता तो आपने आर्मी वाले बंदे का नाम लिखना था या आर्मी वालों का जिक्र करना था। पर्सन का मतलब ये है कि कोई एक ही इंसान है जो कि डिक्टेटरशिप का रोल अदा करे। इसकी बेस्ट एग्जांपल अगर आपने देनी है तो आप नॉर्थ कोरिया की एग्जांपल दे रहे हैं, जहाँ पे एक वहाँ का जो हेड है ना, उसको लोग बाकायदा पूछते भी हैं, बिल्कुल एक बुत बना के पूछते भी हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना ये है कि हमारा जो ये हेड है यही हमारा खुदा है, यही सब है। उनका है इस तरह का एक सिस्टम। ये मैं नहीं कह रही, आपको नेट पे भी सारी तफसीलात मिल जाएगी, ठीक है। कोई ये ना कहना शुरू कर दे मैंने बोला है सारा, मैम कह रही नो, मैं आप लोगों को एक रियल लाइफ हिस्ट्री बता रही हूँ कि जिन मुल्कों में पर्सोनलिस्ट डिक्टेटरशिप्स का सिस्टम मौजूद है ना, वहाँ पे उनके अपने लोग ही उस बंदे को पूछना शुरू कर देते हैं जहाँ पे उस तरह के हेड्स होते हैं। इट इज़ अ डिक्टेटरशिप सेंसर्ड अराउंड वन पावरफुल लीडर, कि एक ही बंदा इतना कंट्रोल में होता है ना कि उसके खिलाफ कोई बंदा बात नहीं कर सकता, ना टीवी वाले ना आम लोग।
नेक्स्ट हेडिंग आपने इसमें देनी है, वाई डू डिक्टेटर्स रिलाई हैविली ऑन प्रोपेगेंडा एंड सेंसरशिप। कि जितने भी डिक्टेटर्स हैं, चाहे आप आर्मी वाले बंदों की बात करो, चाहे आप किसी भी डिक्टेटरशिप के बंदे की बात करो, वो इनके ऊपर क्यों डिपेंडेंट रहते हैं? क्योंकि प्रोपेगेंडा की मदद से वो लोगों के दिलों में डिफरेंट तरह की बातें डलवा के अपने लिए प्यार डलवा सकते हैं, ठीक है। तो प्रोपेगेंडा की मदद से ही ये करते हैं। मैं ज़्यादा तफसील से नहीं जाऊँगी क्योंकि ज़ाहिर ये बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि यूट्यूब पे अगर मैं इस तरह की बातें बोलूँगी ना कि फ़लाँ बंदे ने ये कर दिया प्रोपेगेंडा, तो वो फिर ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ नहीं होती। इसीलिए प्रोपेगेंडा का मतलब ये है कि कोई ऐसी बात फैलाना कि लोग आपकी साइड ले लें या आपके ख़िलाफ़ हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग इसमें दी हुई सेंसरशिप की। सेंसरशिप का मतलब ये कि कोई बंदा अगर किसी डिक्टेटर के ख़िलाफ़ कोई बात बोलता है ना, तो उसकी वो बात ही काट दी जाती है। मतलब एक वीडियो है, एक क्लिप है ना, उसमें से वो हिस्सा ही काट दिया जाता है जिसमें इनकी बुराई की जा रही हो, ठीक है। तो इसको कहते हैं सेंसरशिप। जैसे कि आपने सुना होगा एक वीडियो में एक बंदा गालियाँ दे रहा है, तो जब भी वो गालियाँ देगा तो उस तरह की आवाज़ आएगी, टूट टूट। ऐसा क्यों होता है? ताकि गालियाँ अगला बंदा सुने ना, पता चल जाता है बड़े वाली उम्र के बंदे को ये गालियाँ दे रहा है, लेकिन हमें गाली पहुंचती नहीं क्योंकि हमें टून टून की आवाज़ सुनाई दी जाती है यूट्यूब पे या डिफरेंट जगहों पे, ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ताकि हमें वो गलत बात ना सुनाई जा सके। तो यही होता है सेंसरशिप में। फिर नेक्स्ट चीज़ आती है, नेम टू एडवांटेजेस ऑफन एसोसिएटेड विद डिक्टेटरशिप। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिन मुल्कों में डिक्टेटरशिप होती है वहाँ के उस मुल्क की कुछ फ़ायदे हमें बता सकते हैं आप, एडवांटेजेस। तो आप बताएं उनको फ़ायदे के। ऐसे मुल्कों में डिसीजन जल्दी ले लिए जाते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन बड़ी फास्ट होती है, इफ़ेक्टिवली होती है। यानी कि ज़ाहिर है जब एक ही बंदे के पास सारी ताकतें हैं तो जल्दी से वो डिसीजन ले लेगा मुल्क के लिए और सारे काम जल्दी हो जाएंगे गवर्नमेंट के, ठीक है। अब आपने इसमें आगे लिखना है, व्हाट इज़ द मेन मोरल डिफेक्ट ऑफ द डिक्टेटरशिप। कि हमें इखलाकी तौर पे एक बुरी चीज़ डिक्टेटरशिप्स के कंट्रीज़ में क्या मिलती है, तो हमने यहाँ लिखना है, इट डिस्ट्रॉयज फ्रीडम एंड रूल्स थ्रू फियर। कि आम लोगों की जो आज़ादी है वो ख़त्म हो जाती है और लोग जो है डर के रहना शुरू हो जाते हैं ऐसे मुल्कों में। ये एक नेगेटिव चीज़ है जो आपको अक्सर डिक्टेटरशिप वाले मुल्कों में मिलेगी। अब मैं नहीं कह रही, ज़ाहिर है ये एक किताब में लिखी हुई और नेट पे भी बातें हैं। स्टूडेंट्स बाज़ों का कहते हैं नहीं मैम आप ऐसा कह रही हैं, ये मैं सिर्फ समझाती हूँ चीज़ें। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आती है हमारे पास, वाई इज़ देयर नो पीसफुल ट्रांसफ़र ऑफ पावर इन डिक्टेटरशिप। कि डिक्टेटरशिप वाले मुल्कों में जो ताकतें हैं वो पीसफुली नहीं मिलती। ज़ाहिर है डेमोक्रेसी में ये होता है ना कि आप वोट दे के बंदे को चुनते हो, यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ बाकायदा कब्ज़ा किया जाता है मुल्क पे, ठीक है। तो हमने बताना है, बिकॉज पावर इज़ हेल्ड बाय फोर्स नॉट इलेक्शन। कि कब्ज़ा किया जाता है फोर्स के ज़रिए ज़बरदस्ती मुल्क को चलाने वाला, तो इलेक्शंस का तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे होता ही नहीं है। व्हाट इज़ द मिथ ऑफ नेशनलिज्म इन डिक्टेटरशिप। It means using emotional slogans and fake enemies to unite people. असल में यहाँ पे ये बताया जा रहा है ना कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जो अपने ही लोगों को कहते हैं कि दूसरे मुल्क तुम्हारे दुश्मन हैं, तुम अपने मुल्क की हिफाजत करो, इसलिए हम तुम्हारे मुल्क की हिफाजत करने के लिए डिक्टेटर्स बने। ऐसा होता है रियल लाइफ में। अब मैं किसी बंदे का यहाँ पे नाम नहीं लूँगी क्योंकि फिर ये चीज़ बहुत, मैंने बता दिया ना कि एक सेंसिटिव टॉपिक है, इस पर डिस्कशन बनना पॉसिबल नहीं है करना। तो जनरल कॉन्सेप्ट दे रही हूँ कि लोगों के दिलों में डर बिठाया जाता है। ये यानी कि ये जो हेड्स है ना, ये जान के अपने बंदों में जो आम सिटीजन्स हैं उनके दिलों में डर बिठाते हैं कि तुम लोगों की हिफाजत के लिए हम डिक्टेटर बने हैं ताकि दूसरे मुल्क तुम पे कब्ज़ा ना करें। हमारी ख़ास यूनिटी है, हमें ख़ास लोग हैं, यानी कि हम दूसरों के साथ नहीं चल सकते। तो एक ये चीज़ भी, एक ब्रेन वॉशिंग भी आपको पता है इसमें हो रही होती है। ब्रेन वॉशिंग का मतलब ये कि अपने मुताबिक एक बंदे को ढाल दिया जाए, उसको खुद की समझने की सलाहियत आप ख़त्म करा देते हो। तो ये चीज़ अक्सर डिक्टेटरशिप वाले मुल्कों में पाई जाती है। नेक्स्ट चीज़ आती है, हाउ डू डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप डिफर रिगार्डिंग द लॉ। दोनों में क्या फ़र्क है डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में। ज़ाहिर है डेमोक्रेसी में इंसानों को आज़ादी होती है अपनी पसंद के लीडर को चुनने की वोटिंग के थ्रू, लेकिन डिक्टेटरशिप में ऐसा नहीं होता। डिक्टेटरशिप में बाकायदा कब्ज़ा किया जाता है मुल्क पे फोर्स के ज़रिए ज़बरदस्ती करके, ठीक है। तो यही बात है कि डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो चल रही होती है, लॉ ही उस गवर्नमेंट को कंट्रोल में रख सकता है। लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या होता है ना कि कोई लॉ उस मुल्क पे अप्लाई नहीं होता। जो हेड है, जो रूलर है, वही सारे लॉज वगैरह बनाता है और वही सारा कुछ करता है। जो डिक्टेटर खुद जो हेड होता है ना वही करता सारा। अच्छा, अब हमारे पास अगला चैप्टर आ जाता है, वो है यूनिट 5, चैप्टर 5, जिसको हम यूनिटरी गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सवाल आएगा, व्हाट इज़ द यूनिटरी गवर्नमेंट।
A unitary government is a system where all powers are controlled by central government. ठीक है, यूनिटरी टाइप की जो गवर्नमेंट होती है ना, उसमें क्या होता है कि सारी ताकत ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है. अब आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है. यहाँ पे देखें, फेडरल गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट समझा देते हैं. यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है ना, ये समझ लें ये एक मुल्क है पूरा का पूरा, सही है. ये दरमियान में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है जो सबसे पावरफुल है और पूरे मुल्क को चला रही है. ये प्रोविंसेस के इलाके हैं, या समझ लें गाँव देहात या इस तरह से प्रोविंसेस हैं, इनके पास कोई ताकत नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट ही इनको कंट्रोल कर रही है और पावर्स दे रही है. तो इस तरह की गवर्नमेंट के निज़ाम को हम कहते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट. लेकिन अगर मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात करूँ तो फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट में भी इसी तरह से एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है. ये दरमियान में सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे मुल्क को चला रही है, और ये प्रोविंसेस है. लेकिन अब फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है कि जितनी ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है उतनी ही ताकत प्रोविंसेस की गवर्नमेंट को भी दी जाती हैं ताकि ये खुद को खुद ही चलाएं, सेंट्रल गवर्नमेंट इनको हैंडल ना करे. ठीक है, तो ये है फेडरल सिस्टम. तो यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम का जब आपको फ़र्क पता चल गया, फिर आप यहाँ पे ये लिख दें कि यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि सारी ताकत सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है. व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड यूनिटरी गवर्नमेंट. जो लोकल गवर्नमेंट है यानी कि प्रोविंसेस के इलाकों में जो छोटी छोटी गवर्नमेंट है उनका क्या स्टेटस है, आप बताएंगे. कि जो लोकल गवर्नमेंट है वो मेन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ही वर्क करते हैं, इनके पास कोई अपनी पावर्स अलग से नहीं होती. कैन सेंट्रल गवर्नमेंट अल्टर लोकल बाउंड्रीज इन अ यूनिटरी सिस्टम. यहाँ पे वो ये पूछ रहे हैं कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतनी ताकत है कि वो छोटी छोटी जो लोकल एरिया में गवर्नमेंट है उसकी ताकतों को, पावर्स को चेंज कर सकती है. आपने कहना है येस कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही पावर्स थोड़ी सी दी हुई हैं प्रोविंसेस को कि थोड़े बहुत मामला वो हैंडल कर ले, बट मेन होल्ड इन्हीं का ही होगा उन प्रोविंसेस पे. तो ज़ाहिर है सेंट्रल गवर्नमेंट जब दिल चाहे इनकी पावर्स चेंज भी कर सकती है, या जब दिल चाहे इनकी पावर्स मुकम्मल तौर पे ख़त्म भी कर सकती है. लेकिन फेडरल गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता. फेडरल गवर्नमेंट में जो छोटे इलाकों वाली जो गवर्नमेंट है प्रोविंसेस के इलाकों में जो बनी हुई है, उनकी जो ताकतें हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी दी हुई हैं. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उन छोटे इलाकों से उनकी ताकत नहीं ले सकती, उनकी पावर्स उन गवर्नमेंट के इलाकों से नहीं ले सकती, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऑलरेडी उनकी ताकतों को महफूज रखा हुआ है. यूनिटरी गवर्नमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है. यूनिटरी गवर्नमेंट में जो प्रोविंसेस के इलाके हैं, छोटे छोटे इलाके हैं, वहाँ अगर गवर्नमेंट बनी हुई है तो वो गवर्नमेंट की कोई पावर्स ही नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद उनको पावर्स दी हैं कि भाई ये लो तुम पावर्स और अपने आप को चला लो, और जब दिल चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट पावर्स को वापस भी ले सकती है, चेंज भी कर सकती है. मेंशन टू सैलिएंट फीचर्स ऑफ द यूनिटरी गवर्नमेंट. इसकी फीचर्स ये हैं कि यहाँ पे आपको सेंट्रलाइजेशन पावर्स मिलेंगे कि एक ही इदारे के पास सारी पावर्स हैं और सारे लोग मिलके एक ही लॉ को फॉलो करें. इसका मतलब ये कि जो पावर्स और लॉज सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है उसी के अकॉर्डिंग ही सारे प्रोविंसेस और बाकी लोकल एरियाज़ भी चल रहे हैं, और वो अपने लॉज खुद नहीं बना सकते, सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना के उनके लिए लॉज देता है. वाई डज यूनिटरी गवर्नमेंट हैव हाई एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी. कि इस तरह की गवर्नमेंट में जो है एफिशिएंसी क्यों ज़्यादा मिलती है गवर्नमेंट के अंदर, क्योंकि ज़ाहिर है एक ही डिपार्टमेंट के पास सारी पावर्स जब होंगी ना तो जल्दी डिसीजंस लिए जाएंगे. यही बात यहाँ पे लिखी है, बिकॉज डिसीजंस आर मेड क्विकली बाय वन सेंट्रल अथॉरिटी. देखिए मैंने जैसे बताया कि फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ बाकी प्रोविंसेस के इलाकों को भी बराबर की पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में मिली है. तो यहाँ पे नुकसान ये हो जाता है ना कि जब सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन लेगी तो फिर बाकी के जो इलाके हैं ना उधर जो गवर्नमेंट बनी है वो भी बार बार उन डिसीजन में घुसेगी और दखल अंदाजी करेगी. बट यूनिटरी टाइप की गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है. यहाँ पे ज़ाहिर है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी पावर्स हैं और बाकी इलाकों के पास कोई पावर्स नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको पावर्स दे रही है. तो फिर ज़ाहिर है सारा होल्ड सेंट्रल का है, तो फिर सेंट्रल खुद ही सारे डिसीजंस ले लेती है, बाकियों को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो डिसीजन जल्दी हो जाते हैं. अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेजर डीमेरिट्स ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट. इसके नेगेटिव चीज़ें क्या हैं कि ज़ाहिर है लोकल नीड्स को पूरा नहीं किया जाता, लोकल प्रॉब्लम्स को पूरा नहीं किया जाता, लोकल इलाके खुद को इग्नोर फील करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑलरेडी इतना मसरूफ़ हुई होती है लोगों के मामला हैंडल करने में, तो कोई ना कोई इलाका महरूम रह जाता है. जो लोकल एरियाज़ हैं गवर्नमेंट की या एरिया जितनी भी है ना वो इग्नोर खुद को फील कर सकती है. तो ये एक नेगेटिव चीज़ हमें यहाँ देखने को मिलती है. फिर आता है हमारे पास, फॉर व्हाट टाइप ऑफ कंट्रीज़ इज़ यूनिटरी सिस्टम इज़ आइडल. कि किन कंट्रीज़ में यूनिटरी गवर्नमेंट अच्छा चल सकती है. ऐसे कंट्रीज़ में जो कि खुद बहुत छोटे हैं या होमोजेनियस कंट्रीज़ जो हों, जो कंट्रीज़ मुल्क में छोटे हैं वहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट अच्छी चलती है, या ऐसे मुल्कों में अच्छी चलती है जहाँ पे होमोजेनियस कंट्रीज़ हों. होमोजेनियस का मतलब है एक ऐसा कंट्री जहाँ सारे लोग एक जैसे ही हों, उनकी थिंकिंग एक जैसी हो, ज़बान एक जैसी हो, तो वहाँ पे आपको इस तरह की गवर्नमेंट वहाँ पे अच्छी चलेगी.
अच्छा, यूनिटरी गवर्नमेंट पाकिस्तान में अच्छी से नहीं चल सकती ना, क्योंकि ज़ाहिर है सिंधियों का अपना एक ज़बान है, अपना एक कल्चर है। KPK वाली जो प्रोविंस है वहाँ का अपना एक इलाका, रवैया है, लोगों का रहन सहन, ज़बान। तो यहाँ पे यूनिटरी से ज़्यादा फेडरल वाली अच्छी चलेगी गवर्नमेंट, क्योंकि ज़ाहिर है सारे प्रोविंसेस को जब पावर्स मिलेंगी, उनकी अपनी ज़बान है, अपनी लैंग्वेज है, अपने लोगों को अच्छे से समझ सकते हैं। बट जो मुल्क मिसाल के तो पैसे हैं जहाँ पे ज़बानें सारे इलाकों में एक जैसी हो, सारे की थिंकिंग एक जैसी हो, कल्चर एक जैसा हो, वहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट अच्छी चल सकती है। हाउ डू लॉज डिफर बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल, के इन दोनों में लॉज कैसे डिफरेंट होते हैं। देखें, यूनिटरी स्टेट्स में क्या होता है ना कि एक ही जो यूनिटरी गवर्नमेंट है ना वही सारे लॉज बनाती है और सारे इलाकों पे वही लॉ लगाया जाता है। लेकिन फेडरल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। फेडरल में क्या होता है ना कि प्रोविंसेस के इलाकों के पास अपने पावर्स हैं, फेडरल की गवर्नमेंट के पास अपने पावर्स हैं, ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अपनी पावर्स और प्रोविंसेस की अपनी। तो ये होता है ना कि जो लॉज फेडरल ने बनाया वो मैच बाजों नहीं करते प्रोविंसेस के, क्योंकि इनके अपने लॉज होते हैं। ये फ़र्क है उसकी सिस्टम में, ठीक है। हाउ डज यूनिटरी सिस्टम प्रोमोट नेशनल यूनिटी, यूनिटरी सिस्टम किस तरह से नेशनल यूनिटी को प्रोमोट करता है कि यहाँ पे क्या होता है कि सारे इलाके लॉयल्टी के साथ अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ चल सकते हैं। यानी कि जो सारे इलाके हैं ना, जैसे कि डिफरेंट प्रोविंसेस, वो अपने मेन गवर्नमेंट के साथ बड़े लॉयल होते हैं, ठीक है। इसीलिए ये जो गवर्नमेंट है इसमें हमें लोग मिल के चलने वाले ज़्यादा मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू द दूसरे वाले। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट में ये होता है ना कि जब पावर्स अलग अलग दे दी जाएँ तो लोग मिलके मेन गवर्नमेंट के साथ नहीं चलते, वो सिर्फ अपने इलाके की गवर्नमेंट के साथ ही चलते हैं। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है ना, जो मेन गवर्नमेंट है बड़ी वाली, उसी के साथ सारे छोटे छोटे इलाके, प्रोविंसेस के इलाके भी मिलके चल रहे थे, लॉयल रहते हैं। फिर आगे आता है व्हाट इज़ द कोर स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन अ यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम, इनमें क्या फ़र्क है। आपने बताना है कि यूनिटरी सिस्टम में होता है कि एक ही सेंट्रल अथॉरिटी के पास सारी पावर होती है, लेकिन फेडरल सिस्टम में क्या होता है ना कि पावर सेंटर और प्रोविंस के इलाकों में डिवाइड हो जाती हैं। अब हमारा अगला चैप्टर आ गया, वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्सेस दी प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ये भी एक गवर्नमेंट का निज़ाम है, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है, ठीक है। अब आप सोचेंगे मैंने ऐसा कैसे कह दिया, क्योंकि पार्लियामेंट हमारे यहाँ पे ना पार्लियामेंट्री सिस्टम क्यों है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में होता है एक प्राइम मिनिस्टर जिसके पास सबसे ज़्यादा पावर्स होती हैं, फिर आता है प्रेसिडेंट, इसके पास उतनी पावर्स नहीं होती। ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम। और ये जो प्राइम मिनिस्टर और जितने भी मिनिस्टर्स प्राइम मिनिस्टर के साथ वर्क करते हैं और जो प्रेसिडेंट है, ये जितने भी हैं, ये सारे बंदे पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट से चुने जाते हैं। इसलिए इसे पूरे इदारे को हम पार्लियामेंट्री सिस्टम कहेंगे। लेकिन प्रेसिडेंट में ऐसा नहीं होता। प्रेसिडेंशियल सिस्टम की बेस्ट एग्जांपल हम अमेरिका की देंगे। अमेरिका का जो कंट्री है वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता है। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है कि वहाँ पे एक तो प्राइम मिनिस्टर की कोई सीट ही नहीं होती, यानी कि कोई इदारा ही नहीं होता प्राइम मिनिस्टर का, वहाँ पे सीधा ही प्रेसिडेंट ही होता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के पास भी वही सारी पावर्स होती हैं जो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के पास होती हैं। और इसके जितने भी मिनिस्टर्स हैं और ये प्रेसिडेंट खुद, इसको पार्लियामेंट से नहीं चुना जाता। पार्लियामेंट अलग से यानी कि लॉ वाला डिपार्टमेंट अलग से वर्क कर रहा होता है और प्रेसिडेंट अलग से वर्क कर रहा होता है, इसको अलग से चुना जाता है। लेकिन अगर पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात करें ना, तो यहाँ पे क्या होता है, पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के अंदर से ही एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट के बंदों को यानी कि प्राइम मिनिस्टर और बाकी बंदों को चुना जाता है। यही सेम चीज़ यूके के अंदर भी मौजूद है। यानी कि जो यूके है वही, वहाँ पे भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है और पाकिस्तान में भी यूके वाला ही पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है। लेकिन प्रेसिडेंट अमेरिका का अलग है, वो अलग तरीके से वर्क करता है। तो इस तरह से इन दोनों गवर्नमेंट का सिस्टम है। अब हम ये पढ़ने लगे हैं, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर्स। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें आता है व्हाट इज़ द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, के पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है। The executive is chosen from parliament and is responsible to it। ये वही बात है कि जो एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट में बैठे हुए प्राइम मिनिस्टर और जो जितने लोग हैं वो सारे चुने जाते हैं पार्लियामेंट के इदारे से। और ये जो एग्जीक्यूटिव में बैठे हुए अपना प्राइम मिनिस्टर बाकी होते हैं जिनको इधर से चुना जाता है पार्लियामेंट से, ये जिम्मेदार भी पार्लियामेंट को ही होते हैं। यानी कि जो भी ये एक्शन करेंगे इनको जवाब देना पड़ेगा पार्लियामेंट को। तो ये बात है। आगे आता है व्हाट आर द टू डिस्टिंक्ट हेड्स इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में दो तरह के आपको हेड मिलेंगे, एक है हेड ऑफ स्टेट, दूसरे है हेड ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। हाउ डज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच इमर्ज इन द पार्लियामेंट्री सेटअप, आपने बताना है कि किस तरह से पार्लियामेंट के अंदर से एग्जीक्यूटिव के बंदों को चुना जाता है। तो आपने यहाँ पे लिखना है इट इज़ फॉर्म फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के जो अपने बंदे हैं ना, जो मेंबर्स हैं, जो चुन के जो वोट लेके बैठे होते हैं पार्लियामेंट में, मेंबर्स बने होते हैं, उन्हीं मेंबर्स के अंदर से ही किसी बंदे को प्राइम मिनिस्टर और बाकी के मिनिस्टर बनाया जाता है, ठीक है।
व्हाट इज़ द वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, मैं पहले समझा देती हूँ कि होता क्या है। जब प्राइम मिनिस्टर के ऊपर से पार्लियामेंट के इदारों को एतबार ख़त्म हो जाए कि ये मुल्क अच्छे से नहीं चला पा रहा, तो पार्लियामेंट के बंदे प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास करते हैं। इसमें क्या होता है ना कि जितने भी मेंबर्स बैठे हैं पार्लियामेंट के इदारे में वो वोटिंग करते हैं। अब ज़्यादा लोगों ने अगर इस चीज़ पे वोट कर दिया है कि प्राइम मिनिस्टर ने अच्छा काम नहीं किया, हमें इस पर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, तो अगर ज़्यादा वोट नो कॉन्फिडेंस के ऊपर आ गया तो प्राइम मिनिस्टर को जॉब छोड़नी पड़ेगी। अगर ये वोट कम हुए तो फिर तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर वर्क कर सकता है। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पे लिखा है इट इज़ दी वोट बाय द पार्लियामेंट टू रिमूव द गवर्नमेंट फ्रॉम द पावर, कि ये पार्लियामेंट खुद वोट देती है ताकि गवर्नमेंट को तब्दील किया जा सके और इस मेन प्राइम मिनिस्टर को हटाया जा सके जिस पे हमें अब एतबार नहीं रहा कि ये मुल्क को अच्छे से नहीं चला सकता। नेक्स्ट हेडिंग आपने इसमें देनी है, सॉरी क्वेश्चन इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो है व्हाट डज पॉलिटिकल होमोजेनिटी मीन्स विद इन अ कैबिनेट। कैबिनेट मेंबर्स यूजुअली बिलोंग्स टू द सेम पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब बताती हूँ। इसका मतलब होता है कि जो ग्रुप के लोग हैं ना, जो वर्क कर रहे होते हैं एक ही कैबिनेट के डिपार्टमेंट में, उन सब की एक ही थिंकिंग होती है और वो मिल के मतलब चल रहे होते हैं। ठीक है, कि यहाँ पे इनके ओपिनियंस डिफरेंट नहीं होते, सारे एक ही मशवरे दे रहे होते हैं, एक ही ओपिनियंस दे रहे होते हैं। तो ये चीज़ है। तो कैबिनेट क्या होता है? बेसिकली कैबिनेट वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे चुना गया प्राइम मिनिस्टर और बाकी के मिनिस्टर्स बैठे होते हैं मुल्क को चलाने के लिए। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसका मतलब यह है कि जितने भी मिनिस्टर जो कि प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर वर्क कर रहे होते हैं उनको बराबर का जिम्मेदार ठहराया जाएगा। अगर किसी एक मिनिस्टर ने भी सही से काम नहीं किया और उसको जॉब से निकाला जा रहा है तो सारे ही मिनिस्टर्स को जॉब से निकाला जाएगा। यही चीज़ होती है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि सारे मिनिस्टर्स जो हैं बराबर के जिम्मेदार होंगे। डिफाइंड पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, कि ऐसे मुल्कों में जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है तो ऐसे मुल्कों को कहा जाता है कि यहाँ पे पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी है, यानी कि पार्लियामेंट ही सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके पास लॉ मेकिंग की सबसे ज़्यादा पावर्स हैं और यही बाकी इदारों पे कंट्रोल रख रहा है। ठीक है, मेंशन टू मेजर लिमिटेशन टू पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी, कि पार्लियामेंट कहाँ पे वीक है, कहाँ पे ये कंट्रोल नहीं कर सकता। ये इंसानों के राइट्स पे कंट्रोल नहीं कर सकता और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पे अपनी मर्जी नहीं चला सकता। ठीक है, व्हाट इज़ द कोर डेफिनेशन डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ द प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ से थोड़ा अब प्रेसिडेंट का आ गया सिस्टम, पार्लियामेंट वाला अब हमने ख़त्म कर लिया। तो प्रेसिडेंट में हमने बताना है ना कि इसमें एक प्रेसिडेंट होता है जो कि हेड ऑफ स्टेट भी होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। लेकिन पार्लियामेंट में इस तरह नहीं होता। पार्लियामेंट में क्या होता था ना कि प्रेसिडेंट को हेड ऑफ स्टेट कहा जाता था और प्राइम मिनिस्टर को हेड ऑफ गवर्नमेंट, इस तरह से दो बंदों को अलग अलग से पावर्स दी हुई थी। लेकिन यहाँ पे क्या था ना कि सिर्फ प्रेसिडेंट अकेला ही दो डिपार्टमेंट्स का हेड माना जाता है, कि ये पूरे मुल्क का भी हेड है और गवर्नमेंट का भी हेड है। सही है। अब आता है गिव द मोस्ट फेमस ग्लोबल एग्जाम्पल ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आप किस मुल्क की एग्जांपल देंगे। तो ज़ाहिर है जैसे मैंने स्टार्टिंग पे बता दिया अमेरिका क्या पे देंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ये वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम बड़ा अच्छा से चल रहा है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है, वो है द लेजिस्लेचर, यानी कि लॉ बनाने वाला इदारा जो कि पार्लियामेंट होता है। सही है। अब इसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे चैप्टर 7 में। व्हाट इज़ द लिटरल डेरिवेशन ऑफ द वर्ड लेजिस्लेशन। अब हमने बताना है कि लेजिस्लेशन का जो लफ्ज़ है वो कहाँ से ईजाद हुआ, कहाँ से डेराइव हुआ। इट कम्स फ्राम द लैटिन वर्ड लेगस एंड लेटम, यानी कि लैटिन ज़बान से निकाला गया ये लफ्ज़ है। लैटिन ज़बान में इसको लेगस एंड लेटम कहा जाता था। लेगस को कहते हैं लॉ, लेटम को कहते हैं मेकिंग, तो इसको कंबाइन में कहेंगे लॉ मेकिंग। लेजिस्लेशन का मतलब क्या हुआ? लॉ मेकिंग, लॉ बनाना। What are laws created through the legislature formally called, कि जो लॉज पार्लियामेंट बनाती है उन लॉज को हम क्या नाम देते हैं? उन लॉज को या तो हम स्टेट्यूट्स कहते हैं या रिटन लॉज कहते हैं। यानी कि जो भी लॉ पार्लियामेंट का इदारा बनाएगा उस लॉ को हम नाम देंगे स्टेट्यूट या फिर रिटन लॉज। फिर आता है Which article of 1973 Constitution of Pakistan details the rule of legislation, कि पाकिस्तान का कौन सा आर्टिकल है जो कि लेजिस्लेचर के रूल्स के ऊपर बात कर रहा है? वो है आर्टिकल 50। वैसे तो मैंने सिर्फ मेंशन कर दिया आर्टिकल 50। अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन हुआ तो फिर आपको आर्टिकल 50 एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा पूरा का पूरा। ठीक है।
और आर्टिकल 50 कैसे पता चलेगा कि कहाँ लिखा है, ये नेट पे आपको मिल जाएगा। आप सिंपली नेट पे लिखें आर्टिकल 50 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसकी सारी तफसील वहाँ से मिल जाएगी। और इस तरह से फिर आगे आता है नेम द लेजिस्लेटिव बॉडी ऑफ द यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। जो इदारे हैं ना यूके और अमेरिका में मौजूद हैं जो लॉ बनाते हैं, ठीक है, जिसको लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट कहते हैं, उनके अब आपने नाम देने हैं। पाकिस्तान में कौन सा इदारा है जो लेजिस्लेटिव ब्रांच है पूरी की पूरी, यानी कि पाकिस्तान का कौन सा इदारा है जो लॉ बनाता है? पाकिस्तान का इदारा है पार्लियामेंट, सही है। वैसे ही यूके के अंदर जो लॉ बनाने का इदारा है उसका नाम है पार्लियामेंट, ठीक है। लेकिन अमेरिका के अंदर जो लॉ बनाने वाला इदारा है उसका नाम है कांग्रेस। ये दो फ़र्क है इनके नेम में। काम दोनों एक ही काम करते हैं लेकिन नामों में बस फ़र्क है। फिर आगे आता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव एंड द फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव। Popular representative is based on voting by the citizen, while the functional representative is based on professions or group. पॉपुलर रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है आम सिटीजन वोट दे सकते हैं अपने बंदों को। फिर आता है फंक्शनल रिप्रेजेंटेटिव में क्या होता है कि कुछ प्रोफेशनल या ग्रुप के लोग ही वोट दे सकते हैं, यानी कि हेड वाले बंदे नहीं है जो गवर्नमेंट में बैठे होते हैं वो वोट्स करते हैं, तो ये होता है फिर फंक्शनल में। फिर आता है डिफाइंड यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। यूनिकैमरल और बाय कैमरल दो तरह की लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट्स होती हैं, ठीक है। हमारे पाकिस्तान में तो जो है वो बाय कैमरल मौजूद है क्योंकि पाकिस्तान में दो ब्रांचेस हैं। देखें पाकिस्तान के जो पार्लियामेंट है ना उसके अंदर एक अपर हाउस है और एक हाउस है। अपर वाले हाउस का पाकिस्तान में जो नेम है वो है सेनेट और लोअर वाले का नाम है नेशनल असेंबली, ठीक है। वैसे ही यूके की भी दो हाउसेज हैं, अमेरिका की भी दो हाउसेज हैं। तो जब दो हाउसेज हों तो हम उस लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को कहते हैं बाय कैमरल लेजिस्लेचर। लेकिन अगर दो की सिर्फ एक ही इदारा हो, ना ही सेनेट और ना ही नेशनल असेंबली ये ना हो, सिर्फ एक ही पूरा इदारा हो, तो हम उसको कहेंगे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, जिसमें सिर्फ एक ही चैम्बर होता है। फिर आता है मेंशन टू एडवांटेजेस ऑफ यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। इसके क्या फ़ायदा हमें मिलते हैं कि यहाँ पे लॉ जल्दी बन सकते हैं और पैसे भी कम लगते हैं। अब ऐसा मैंने क्यों कहा कि लॉ जल्दी बन जाते हैं, क्योंकि देखना जब दो ब्रांचेज होंगी ना सेनेट और नेशनल असेंबली की, तो अगर नेशनल असेंबली लॉ बनाएगी तो चेक करने के लिए जाएगा वो लॉ सेनेट की ब्रांच में। फिर सेनेट अगर कोई लॉ बनाएगी तो फिर वो दूसरे ब्रांच में चेकिंग के लिए जाएगा। फिर इसमें लॉ बनने में बड़ा टाइम लग जाता है और पैसे भी बड़े लग जाते हैं। लेकिन अगर एक ही ब्रांच हो, दोनों ब्रांचेस ना हो, तो जल्दी लॉ बन जाएंगे, पैसे भी कम लगेंगे। अब आता है बाय कैमरल लेजिस्लेचर। बाय कैमरल लेजिस्लेचर में दो चैम्बर्स होते हैं, जैसे कि सेनेट की ब्रांच और नेशनल असेंबली की ब्रांच पाकिस्तान की मैंने जैसे बताई। अब आपने थोड़ी सी करैक्टरिस्टिक्स बताने हैं कि अपर चैम्बर में क्या खूबियाँ हमें मिलती हैं, यानी कि पाकिस्तान का जो ये सेनेट की ब्रांच है ऊपर वाली और जो नीचे नेशनल असेंबली जो सेनेट की ब्रांच, इसमें क्या फ़ायदे मिलते हैं कि सेनेट में जितने भी सेनेटर्स बैठे होते हैं वो डिफरेंट प्रोविंसेस से आए होते हैं, यानी कि KP का भी सेनेटर बैठा होगा, एक सिंध का भी बैठा होगा, एक वैसे ही डिफरेंट इलाकों का, ठीक है। और ये काफ़ी लंबे अरसे के लिए बैठे रहते हैं जॉब पे। फिर आता है व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ द लोअर चैम्बर। जो लोअर चैम्बर है उस समय क्या फ़ायदा मिलता है। लोअर चैम्बर का मतलब ये है कि यहाँ पे सेनेट की बात नहीं हो रही है, नेशनल असेंबली यानी कि छोटे डिपार्टमेंट की बात हो रही है, पार्लियामेंट की। तो जो लोअर चैम्बर है नेशनल असेंबली जो है वो आम बंदे ही उन बंदों को चुनते हैं। बेसिकली होता क्या है ना, एक है सेनेट, एक है नेशनल असेंबली लोअर हाउस। नेशनल असेंबली में जितने भी मेंबर्स बैठते हैं ना वो आम इंसानों के वोट लेके बैठते हैं इस लोअर हाउस में, ठीक है। तो इसीलिए इनको आम लोग चुनते हैं वोटिंग के थ्रू। और ये जो लोअर हाउस है ये पैसों के बिल्स भी बना सकता है, यानी कि जो अपर वाला हाउस है ना सेनेट वाला, उसके पास ये पावर्स ही नहीं है कि ये पैसों के रिलेटेड जितने भी बिल्स हैं बना सके। बिल्स क्या होते हैं, लॉज, यानी कि लॉज बना ही नहीं सकते सेनेट वाला डिपार्टमेंट, सिर्फ लोअर हाउस ही बना सकता है, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, सबके सिर्फ लोअर हाउस ही सिर्फ बना सकते हैं, अपर वाले नहीं बना सकते पैसों वाले लॉज, ठीक है। जब एक लॉ बना ना हो ना, लॉ बनने से पहले उसको कहा जाता है बिल्स, ठीक है। ये आप घर के बिजली के बिल ना समझ लीजिएगा, ये लॉ की ही बात हो रही है, यानी कि जो लॉ अभी तक बना ना हो ना उसको हम बिल कहते हैं। एक दफ़ा जब वो लॉ बन जाए, उस पर साइन हो जाए किसी अथॉरिटी का, फिर उसके बाद उस बिल को लॉ कहा जाएगा। फिर आता है चैप्टर 8 जिसमें एग्जीक्यूटिव आपको सिखाया जाएगा। इसमें हमारे पास आता है व्हाट इज़ द प्राइमरी डेफिनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच। इट इज़ द ब्रांच दैट इम्प्लीमेंट्स लॉज रन्स द गवर्नमेंट। बेसिकली एग्जीक्यूटिव एक ऐसा इदारा है जो बने हुए लॉज को लोगों पर लागू कराता है। कौन लॉ बनाता है, एज यूजुअल पार्लियामेंट बनाती है, जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। तो वो जो पार्लियामेंट लॉज बनाती है ज़ाहिर है उन्हीं बने हुए लॉज को लोगों पे इम्प्लीमेंट यानी कि अमल कराती है एग्जीक्यूटिव का डिपार्टमेंट, और यही एग्जीक्यूटिव का डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को चलाता है।
What is single executive system? Give example. A system where one person holds the executive power such as the president of the USA. कि एक ही बंदे के पास सारी पावर्स होती हैं एग्जीक्यूटिव के वाली, जैसे कि अमेरिका की मैंने एग्जांपल दी कि वहाँ पे प्रेसिडेंट ही सारा कुछ हैंडल करता है, ना ही वो पार्लियामेंट का एक हिस्सा होता है, अलग से चलता है, इसलिए आपने इसमें अमेरिका की एग्जाम्पल दे के बतानी है। फिर आता है व्हाट इज़ प्लूरल एग्जीक्यूटिव। प्लूरल का मतलब ये है कि A system where executive power is shared by several people like the Swiss Federal Council, कि ये एक ऐसा मुल्क होता है ना जहाँ पे पावर्स आम लोगों में भी बांटी जाती हैं। जैसे कि जो स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट है ना, जैसे मैंने कि थोड़ी देर पहले स्विट्ज़रलैंड का मुल्क का बताया था आपको कि वहाँ पे जो लोग हैं ना उनसे डिसीजंस लेते हुए हेल्प ली जाती है, यानी कि आम सिटीज़न जो हैं स्विट्ज़रलैंड के, उनसे कहा जाता है गवर्नमेंट अभी ये डिसीजन लेने लगी है तो आप भी उस पर वोटिंग करें। तो अगर गवर्नमेंट कहती है हमने अभी यहाँ से रोड बनानी है, तो लोग कहेंगे सिटीजन्स वोटिंग करेंगे। अगर ज़्यादा लोगों ने वोट दी थी कि हाँ आप रोड बना लें, तो गवर्नमेंट रोड बना लेगी। तो यही चीज़ है कि आम पब्लिक भी पार्टिसिपेट करती है गवर्नमेंट के डिसीजंस में। तो इस तरह की गवर्नमेंट को हम कहेंगे प्लूरल एग्जीक्यूटिव, कि गवर्नमेंट के एग्जीक्यूटिव के मामलात में आम सिटीजन्स इन्वॉल्व होती है। तो ये मुल्क जो है वो स्विट्ज़रलैंड का है जहाँ पे इस तरह से चलता है सिस्टम। नेम 4 मेथड्स हिस्टोरिकली एंड करंटली यूज टू चूज एग्जीक्यूटिव हेड। आपने डिफरेंट मेथड्स का जिक्र करना है कि किस तरह से एग्जीक्यूटिव के हेड्स को चुना जाता है। पहला है हेरिडेटरी मेथड। ये पुराना निज़ाम है हेरिडेटरी का, जिसमें अब ये बेसिकली बात हो रही है राजा महाराजा की, किंग्स की, कि जो पुराने ज़माने के किंग्स होते थे ना वही बेसिकली गवर्नमेंट चलाया करते थे, ठीक है। तो इसको हेरिडेटरी कहते हैं कि विरासत में बाप जो फौज हो जाए तो अपने आप ही एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट की सारी पावर्स चली जाती थी उनके बेटे को, तो विरासत में मिलती थी। तो ये हो गया हेरिडेटरी मेथड। फिर आता है डायरेक्ट इलेक्शंस। अब ज़ाहिर है किंग्स क्वींस का सिस्टम ख़त्म हो गया, अब आम लोगों के ज़रिए ही गवर्नमेंट चलती है। तो फिर आम जो लोग हैं वो फिर डायरेक्ट अपने पसंदीदा बंदे को वोट देते हैं और फिर वो फिर गवर्नमेंट में आगे बैठता है। इनडायरेक्ट मेथड से भी इस तरह चुना जाता है कि हम एक बंदे को बिठाते हैं गवर्नमेंट में, फिर वही चुना हुआ बंदा जो है किसी और बंदे को अपना हेड बनाता है। तो ये सब है इसमें। फिर आगे आते हैं हु आर सिविल सर्वेंट्स एंड व्हाट देयर रोल इज़। सिविल सर्वेंट कौन होते हैं? सिविल सर्वेंट बेसिकली गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ होते हैं कि गवर्नमेंट के लिए वर्क करते हैं और तमाम एडमिनिस्ट्रेशन से लेके तमाम मामला ही हैंडल करते हैं, गवर्नमेंट की तमाम पॉलिसीज़ वगैरह बना के देते हैं। what was the historical spoil system in civil service? A system where government jobs were given to political supporters. स्पॉइल सिस्टम में क्या होता था ना कि गवर्नमेंट की ज़्यादातर जॉब्स पॉलिटिकल सपोर्टर्स को दी जाती थी। पॉलिटिकल सपोर्टर्स का मतलब है कि आम पब्लिक में से जो लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज़रूरत से ज़्यादा सपोर्ट दे रहा है ना, उसी को ही गवर्नमेंट जो है जॉब्स दिया करती थी। ये होता था स्पॉइल सिस्टम, कि एक गंदा सा सिस्टम था ये, बट ये एग्जिस्ट करता था पाकिस्तान में भी पहले और इस तरह से। फिर आगे आता है व्हाट आर दी मिलिट्री पावर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड, कि मिलिट्री पावर्स कौन सी होती हैं इनके पास, कि एग्जीक्यूटिव हेड्स कंट्रोल द आर्म फोर्स एंड द अपॉइंट्स मिलिट्री ऑफिसर्स। बेसिकली ऐसी पावर्स है जिसमें क्या होता है ना कि जो हेड होता है ना एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का, जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यही मिलिट्री के बड़े बड़े ऑफिसर्स को, जो हेड्स, जो सीनियर ऑफिसर्स नहीं है, जैसे कि चीफ जस्टिस कह रही हूँ, आर्मी का जो चीफ होता है, जो आर्मी में सबसे बड़ा होता है, उसी को ये लोग चुनते हैं। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट उनको चुनते हैं, अपॉइंट करते हैं, ठीक है। इनके पास ये भी पावर्स होती हैं कि वो आर्मी के किसी हेड को भी नौकरी पे रख सकते हैं, जॉब पे। फिर आ गया था व्हाट इज़ दी डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। और डेलीगेटेड के लफ्ज़ को उर्दू में कहते हैं कोई चीज़ देना किसी को, ठीक है। अब लेजिस्लेशन होता है लॉ बनाने की पावर्स। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि लॉ बनाने की पावर्स दी जा रही हैं किसी को, तो इसको इंग्लिश में कहेंगे डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। It means the legislature gives the executive powers to make the rules, कि legislative department क्या कर रहा है, executive department को लॉ बनाने की पावर्स डेलीगेट कर रहा है, यानी कि दे रहा है कि भाई अपने आप को तुम लोगों ने चलाना है तो अपने लिए खुद के लिए लॉज तुम बना लो, हमने थोड़ी सी पावर तुम्हें डेलीगेट कर दी है। इस तरह से हुआ। फिर आगे आता है डिटेल द पावर ऑफ पर्डॉन हेल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। पर्डॉन को कहते हैं किसी इंसान की सज़ा को माफ़ कराना, ठीक है। अगर जुडिशरी ने, जजेस ने किसी बंदे को मौत की सज़ा दे दी है या कोई ऐसी सज़ा दे दी कि उम्र भर के लिए वो जेल में रहेगा, तो वो बंदे प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें इस तरह की सज़ा मिल गई, आप प्लीज़ हमारी सज़ा को कम करा दें। तो इन एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट्स के हेड्स जैसे कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पास ये पावर होती है कि ये उन बंदों की सज़ाओं को कम भी करा सकते हैं।
तो इट इज़ द पावर टू फॉरगिव और रिड्यूस द पनिशमेंट, कि ये किसी को माफ़ भी करा सकते हैं पनिशमेंट से, या उनकी पावर्स कम करा पनिशमेंट कम करा सकते हैं। हाउ डज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच एक्सरसाइज फाइनेंशियल पावर्स, कि ये पैसों वाले पावर्स को कैसे वर्क करती है, कि ये बजट वगैरह तैयार करती है एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट, और टैक्सेस वगैरह लगाती है, उसको सारा तैयार करती है। फिर आता है हमारा लास्ट चैप्टर, वो है जुडिशरी का चैप्टर नंबर 9। इसमें हमने सारा कोर्ट का निज़ाम और जस्टिस सिस्टम एक्सप्लेन करना है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉन्सेप्ट एंड द पर्पस ऑफ द जुडिशरी, कि हमारे लिए जुडिशरी का होना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, क्या है इसमें ख़ास आपने बताना है। कि जुडिशरी की मदद से हमें जस्टिस प्रोवाइड होती है, हम लॉज बना सकते हैं, लॉज को समझ सकते हैं। इंटरप्रिटेट का मतलब है लॉ को आसान करके समझाने का काम जुडिशरी करती है। लॉ तो ऑफ कोर्स बनाता तो पार्लियामेंट है, गलती से मैंने बोल दिया कि लॉ बनाता है, बल्कि लॉ को इंटरप्रिटेट करने का काम करता है, यानी कि बने हुए लॉज को आसानी से इंसानों को समझाता है और इंसानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है जुडिशरी, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आउटलाइन द स्ट्रक्चर ऑफ जुडिशरी, तो हमने इसमें आर्टिकल 175 का जिक्र करना है। यानी कि जो आर्टिकल 175 है वो जुडिशरी के तमाम क्वालिटीज़ को डिस्कस करता है। अगर आप जुडिशरी के इस आर्टिकल 175 की तफसीली वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने कराची के स्टूडेंट्स के लिए एक वीडियो बनाई थी, वो भी ज़ाहिर सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए मैंने बनाई थी, तो आप उसका लिंक देख लीजिएगा कि उसमें मैंने किस तरह से जुडिशरी सिस्टम एक्सप्लेन किया है। आप लाजमी देख लें, आपको हेल्प होगी। अगर आपको ये आंसर लंबा लिखना पड़ जाए तो उस वीडियो की मेथड से आप लंबा भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिविल कोर्ट्स एंड द क्रिमिनल कोर्ट्स, अब सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट्स का हमने फ़र्क बताना है कि जो सिविल कोर्ट्स हैं वो आम इंसानों के प्राइवेट मामला हैंडल करती है और जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं वो क्राइम के मामला हैंडल करती है। फिर आता है हमारे पास व्हाट आर एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट्स आमतौर पर गवर्नमेंट के मामला को हैंडल करती है, ये उसके लिए बनाएगी कोर्ट्स हैं। फिर आगे आता है नेम द 3 मेजर कैटेगरीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, कि कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सी कोर्ट्स बनाई हैं। उसमें सबसे पहले आती है सुप्रीम कोर्ट, फिर आती है हाई कोर्ट, फिर आता है फेडरल शरीयत कोर्ट। अब तो अमेंडमेंट 27 जो हुई है नई वाली, उसके अकॉर्डिंग अब तो एक और कोर्ट भी बन गई, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, वो भी आप इसमें लिख सकते हैं अगर आपका दिल करे। फिर आगे आता है व्हाट इज़ स्पेसिफिक रोल ऑफ द फेडरल शरीयत कोर्ट इन पाकिस्तान, फेडरल शरीयत कोर्ट, शरीयत हम यूज़ करते हैं लफ्ज़ कुरान के लिए, सुन्ना के लिए, जो लोग अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्ना के मुताबिक जीते हैं उसके लिए हम शरीयत का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये जो कोर्ट है ना, ये इस चीज़ के लिए बनाई गई है ताकि ये चेक कर सके कि जो लॉज हैं वो इस्लाम के मुताबिक बनाए गए हैं कि नहीं, और इस्लामिक टीचिंग के अकॉर्डिंग ही ये अब चलती है। यानी कि इस्लाम से रिलेटेड जो भी कोई केस हो तो वो सारा इसी कोर्ट में जाता है, ठीक है। जैसे कि जिना केस हो गया, कोई शादी ब्याह का केस हो गया मुसलमानों का, तो वो भी इसमें जा सकते हैं, ठीक है, जो जितने भी इस मुसलमानों के केसेस हैं। फिर आगे आता है व्हाट डज द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी मीन्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का मतलब बताएं। इसका मतलब ये है कि जजेस अपनी मर्ज़ी से, अपनी समझ के मुताबिक आज़ादी से डिसीजन ले सकते हैं बगैर किसी के प्रेशर के, इसी को कहते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हाउ आर सुपीरियर जजेस प्रोटेक्टेड फ्राम आर्बिट्ररी रिमूवल ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान के सबसे बड़े जज जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बैठे होते हैं, इनको किस तरह से आज़ादी मिलती है कि इन पे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, आर्बिट्री पावर्स के थ्रू कंट्रोल इन पे नहीं कर सकता। आपने बताना है दे कैन ओनली बी रिमूव्ड थ्रू द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल्स, कि एक इदारा है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, यही इनको नौकरी से निकाल सकता है और यही इदारा इनको नौकरी पे रखता भी है। तो सिर्फ इन्हीं के पास ये पावर्स हैं, कोई और इदारे इनको नौकरी से नहीं निकाल सकता, सिर्फ इनका अपना ही इदारा इनको निकाल सकता है। What is judicial review? It is the power of courts to declare unconstitutional laws invalid. ये बेसिकली एक ऐसा पावर है जुडिशल रिव्यू जो कि बड़ी कोर्ट्स के पास होती हैं, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के पास, ताकि दूसरे इदारों से पूछ सकें कि आपने लॉ गलत क्यों बनाया है, आपने गवर्नमेंट के एक्शन गलत क्यों लिए हैं। यानी कि जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है ना, ये गवर्नमेंट से सवालात पूछ सके, तो उसके लिए वो अपनी जुडिशल रिव्यू की पावर्स को यूज़ करती हैं। फिर आगे आता है व्हाट इज़ द एडवाइजरी रूल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, एडवाइजरी रूल सिर्फ और सिर्फ ये पावर्स ना आपको पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के पास ही सिर्फ मिलेंगी, यानी कि पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो प्रेसिडेंट को एडवाइस वगैरह भी करती है डिफरेंट मामलात में, ठीक है। तो सुपीरियर कोर्ट्स गिव लीगल एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन इंपॉर्टेंट मैटर्स, के सुप्रीम कोर्ट ना गवर्नमेंट को डिफरेंट मैटर्स में एडवाइस भी करती है। तो यहाँ पे हमने शॉर्ट तकरीबन 100 सवालात इस वीडियो में कवर किए। होप आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको आसान लगी हो। अगर आपको चैनल की ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप चैनल सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करते ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। खुदा हाफिज़।